हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर के अंदर सामान्य विज्ञान को। ये सामान्य विज्ञान जो है उसमें आपका टोटल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पार्ट को कवर अप किया गया है। सारा क्वेश्चन आपका लेटेस्ट और वहीं एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। तो सारे क्वेश्चन को एंड तक जरूर स्टडी कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन के साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका छुपा हुआ है। चलिए बिना लेट के आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेटल पौधे की, तो याद रखिए कि नेटल एक शाकीय पादप है। क्या है? शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में ना डंक नुमा छोटे छोटे बाल होते हैं और इन्हीं बालों में मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, यही पाया जाता है। और इसीलिए जब भी इसे छुआ जाता है तो इसमें डंक जैसा दर्द जो है वो होता है। दैट मीन्स इसमें कौन सा अम्ल स्राव होता है? तो वह है आपका मेथेनोइक अम्ल ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बताइए। तो जी हाँ, कभी भी आप इस चीज़ को याद रखिए कि मधुमक्खी के डंक मारने पर ना डंक मारे गए अंग पे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी व्यक्ति को आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसमें एक बहुत ही क्षारीय पदार्थ होता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी जो है ना वो आपका एक दुर्बल क्षारक होता है, इसीलिए डंक मारे गए अंक में ना इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका बेकिंग सोडा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संक्षारण के बारे में आपके पास कुछ दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला आपके पास दिया हुआ है कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाले काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होता है। तो बिल्कुल होता है। वहीं वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तो जी हाँ, ये भी होता है। दैट मीन्स उपयुक्त दोनों कथन जो है इसका सही है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, बताइए। तो आपको इसमें दो चीज़ जानना जरूरी है। एक आपका उपचयन होता है और दूसरा आपका अपचयन होता है, और इन्हीं दोनों से मिलकर के आपका बनता है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो डिटेल्स में इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय ना किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे उपचयन कहते हैं। वहीं जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है ना, यानी कि कमी होता है, तो उसे अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसमें अगर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है वो आपका उपचयित तथा दूसरा अभिकारक जो है वो आपका अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है ना। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि श्वसन निम्न में से किसकी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? तो जी हाँ, अगर हम लोग श्वसन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वही चीज़ हो रहा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे श्वसन तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता ही है, लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को संयोजी अभिक्रिया कहा जाता है। वहीं वियोजी अभिक्रिया जो होता है इसका जस्ट विपरीत होता है, और आपका वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो देते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। वो भी इसमें याद रखिएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, बताइए कब कहा जाता है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है जब उनकी परमाणु संख्या जो है वो समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता तो आपका क्या होगा? समस्थानिक होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला आपका होता है प्रोटियम होता है,
और ड्यूटीरियम यानी डी होता है और आपका ट्राइटियम यानी टी होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं सन 1808 की, तो सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता था, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी यानी कि अंत में क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिक आते हैं और ये प्रमाणित किया जाता है कि परमाणु भी विभाज्य होते हैं तथा इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना भी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका जॉन डाल्टन। इनके द्वारा जो है वो पहली बार दिया गया था ये सिद्धांत ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, पहला आपके पास दिया हुआ है कि टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का विलय होता है। तो हाँ जी, बिल्कुल होता है। वहीं वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो जी हाँ, ये भी इसमें घुली होती है। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है आपका सत्य कथन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे में धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग जो है वो दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जी हम लोग बहुत बार इस चीज़ को पढ़े हैं कि वो क्या होता है, आपका टिंडल इफेक्ट होता है, यानी टिंडल प्रभाव होता है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, घरों में विद्युत परिपथ को ना हमेशा पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जो है वो लगाया जाता है। इसका कारण यही होता है कि विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता जो है वो होती है। इसके अलावा अगर हम लोग श्रेणीबद्ध परिपथ की बात करते हैं तो श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होता है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ जो है वो टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव जो है वो कार्य नहीं करता। इसीलिए हमेशा घरों में जो है वो आपका पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम का विद्युत परिपथ का यूज जो है वो किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ब छूट गया है ना। ठीक है, बताइए कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे ना कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि के अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है वो भरी जाती है, जिससे इसके तंतु की आयु जो है वो बढ़ जाती है यानी कि ज़्यादा हो जाती है। वहीं तंतु द्वारा उपर्युक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है वो आपका ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, परंतु इसका एक अल्प भाग जो है वो विकसित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 3 इसमें नाइट्रोजन और आर्गन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगा। बताइए विद्युत शक्ति कितना होगा। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि जब भी विभवांतर यानी V और धारा यानी I को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा कि ये आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा ना, क्योंकि दोनों में 2-2 गुना जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नृत्य क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है यानी खत्म हो जाती है। यह व्यक्ति पीड़ित है। बताइए किस दोष से पीड़ित है। तो हम लोग इसको तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो किस चीज़ से पीड़ित है, तो वो आपका मोतियाबिंद से है ना, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, अक्सर मोतियाबिंद होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है। बताइए, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण या फिर बोल सकते हो आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कणों पर मुड़ते यानी विक्षेपित होते हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता है, लेकिन बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी कि मुड़ता है ना, तथा लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बैंगनी, सबसे कम कौन सा होता है, लाल।
तो यहाँ पे सबसे कम पूछा गया इसलिए आपका बैंगनी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वो आपका होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो वह है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं तो याद रखिएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अगर अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें आपका थैलेसम और हाइपोथैलेसम का बना होता है। वहीं हाइपोथैलेसम में कई केंद्र जो है वो होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण जो है वो करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव जो है वो करती है। ये भी आप इसमें याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है। तो जी हाँ, कान में आने वाली ध्वनि तरंगों का पिच का निर्धारण जो है का कॉकलिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, कॉकलिया द्वारा, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। यहाँ पे आरोही नहीं बल्कि अवरोही क्रम दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम लोग अवरोही क्रम की बात करते हैं ना तो याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का भार प्रतिशत जो है वो आपका इस तरह से होता है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, हाइड्रोजन 0.5% और सिलिकॉन मात्र 0%। अगर आते हैं यहाँ पे कूट में तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किसी के बीच में कॉमा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सभी के बीच में कॉमा होगा ना। आपका ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, उसके बाद फिर कैल्शियम होगा। दैट मीन्स इसका बी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम ना दे करके इसके साथ अगर इसका परसेंटेज भी दे दे या फिर सिर्फ परसेंटेज भी दे दे तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो आपका रूबिस्को है। कौन सा है, रूबिस्को है। तथा प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो आपका कोलेजन है। तो अगर आपके पास प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में बोला जाए तो वो आपका कोलेजन होगा, लेकिन अगर जैव मंडल में बोला जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, रूबिस्को होगा ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका रूबिस्को, याद रखिएगा ना। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, बताइए कहाँ मिलते हैं। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि यूकैरियोट व प्रोकैरियोट 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, यानी कोशिकाएं झिल्ली होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम जो है वो मिलते हैं। राइबोसोम अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र रहते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि 2 अंगकों हरित प्लवक यानी पौधों एवं सूत्रकणिका व अंतर्द्रवी जालिका में भी पाया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका दोनों कोशिका, यूकैरियोट कोशिका और प्रोकैरियोट कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, दोनों कोशिका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य विज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 3 था। जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करें सारे प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व करने का, और जितना हो सके उतना आप जल्दी जल्दी चैनल पर जुड़िए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से कि आप सारे क्वेश्चन का PDF जो है वो स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर PDF में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो हर PDF के नीचे आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके वीडियो को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम में मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।